हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि यूज़फुल हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिल्क इज़ अ मिक्सचर, एलिमेंट, मेटल या इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखो, जब भी हम मिल्क के बारे में बात करते हैं तो मिल्क क्या होता है? मिल्क होता है एक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके अंदर पानी भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल्क के अंदर मिक्स होती हैं, जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। जब भी हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में कंबाइन होती है तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो देखो, मेटल तो ये होगा नहीं, ठीक है, एलिमेंट भी ये नहीं होता है, तो ये किसके अंदर आता है? मिक्सचर के अंदर आता है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम जाए तो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें फिजिकल सेपरेशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो हमारा मिल्क होता है, इसके अंदर ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। एक बार इसको भी पढ़ो। मिल्क क्या है? मिल्क अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? वाटर, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे? मिक्सचर बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिटर्जेंट इज़ अ। अब डिटर्जेंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ये एक क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। ये ड्रग नहीं होता है, ये कैटलिस्ट नहीं होता, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ नहीं करवाता है। इसके अलावा ये ठीक है कि सोप की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब हम सोप के बारे में बात करते हैं ना, तो ये हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर के साथ झाग प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक क्लेंजिंग एजेंट होता है। डिटर्जेंट सिंथेटिक सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है, सोप की तरह ही होता है। ये कपड़ों में से या फिर सरफेसेस में से डर्ट को रिमूव करने का काम करता है। इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हार्ड वाटर के अंदर भी काम कर सके। हार्ड वाटर, मैंने क्या बोला? हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। और कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी यहाँ पे? मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ एंड कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़। हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है वैसे तो, एक परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। तो वहाँ पे उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो हार्ड वाटर है उसके अंदर भी ये डिटर्जेंट काम कर सकता है, वहाँ पे भी ये झाग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्लेंजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस इज़ वन विच ओबेज। अब जब भी हम किसी आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं ना, तो एक थ्योरेटिकल सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। कोई भी गैस क्योंकि आइडियल गैस नहीं होती है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक आइडियल गैस कौन सी गैस होगी जो कि सारे के सारे गैस लॉ, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो एवोगाड्रोस लॉ हो, जो इन सारे लॉ को फॉलो करेगी या ओबे करेगी, उसको हम बोल देते हैं आइडियल गैस। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो आइडियल गैस है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो कि सारे के सारे गैस लॉज जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को ओबे करता है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर को, प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो ये जो गैस होती है वो बिहेव करती है प्रिडिक्टेबल मैनर में। ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं नॉर्मली वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा गैस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय। स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे लाइट आ रही है एक डायरेक्शन में। अब मान लो बीच में कोई भी मैटर आ गया, मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे कोई मैटर आएगा तो ये जो लाइट है जब ये इससे टकराएगी तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलती है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में, तो ये जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हम यहाँ पे बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है जहाँ पे हमें थ्रू आउट कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। जैसे मान लो पानी है, पानी में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी और उसको अच्छे से घोल दिया, तो क्या हमें पानी की सेपरेट लेयर और चीनी की सेपरेट लेयर नज़र आएगी? नहीं, हमें सेम ही थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन ही नज़र आएगी। ठीक है, तो जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं उनको हम होमोजीनस मिक्सचर बोल देते हैं। और इसके अंदर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल लिया पानी का और शुगर का, उसको हम क्या बोल देंगे, शुगर सॉल्यूशन बोल देंगे। वहीं पे जो दूसरे तरीके के मिक्सचर होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है जहाँ पे हमें फिजिकल सेपरेशन देखने को मिल रही होती है। जैसे मान लो पानी में मैंने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की हमें सेपरेट लेयर नज़र आएगी और पानी की हमें सेपरेट लेयर नज़र आएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। किस किस में? एक तो ये कोलॉइड्स में डिवाइडेड होते हैं और एक ये सस्पेंशन में होते हैं। जब भी हम कोलॉइड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर वो 1 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। तो यानी कि पार्टिकल साइज़ जो है वो इतना है कि वो लाइट की स्कैटरिंग करवा सकता है। तो जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे अगर मैं मिल्क के बारे में बात करूँ, ब्लड के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। एक बार ये वाले ऑप्शंस भी देखो। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई मेटल का पीस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुझे कोटिंग करनी है किसी और मेटल की, तो जो हम मेथड परफॉर्म करते हैं, जो मेथड करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि हम यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो NaCl है, मोल्टन NaCl है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चेंज हो गया, एनोड और कैथोड पे जाएगा और यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, सोडियम का सॉलिड बन जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइसिस करवा रहे हैं, किसी केमिकल को या किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। तीसरा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस प्रेजेंट होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा होगा। लेकिन वो जो आयंस होते हैं वो इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि वो लाइट की स्कैटरिंग करवा सकें। तो यहाँ पे आंसर आएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक बार यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखो। जो स्कैटरिंग है लाइट की वो कब होती है, जब वो जो लाइट है वो पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो जब भी हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। उनका साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है और वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, पूरे सॉल्यूशन में वो थ्रू आउट ही मिक्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इफ़ेक्टिवली लाइट को स्कैटर करवा सकते हैं और जब लाइट की स्कैटरिंग होगी तो उससे हमें बीम विजिबल देखने को मिलेगी और इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को डिपॉजिट करवाया जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, किसकी एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिकल करंट की एप्लीकेशन से, तभी नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड का टूटना, डिकम्पोजिशन यानी कि टूटना, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तभी नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें क्या होते हैं, डिसॉल्व द आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो आयंस होते हैं वो छोटे होते हैं, वो उतने बड़े नहीं होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करवा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गैस कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया इज। एनेस्थीसिया जो होता है वो तब दिया जाता है पेशेंट को अगर उसको नंब करना हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई सर्जिकल ऑपरेशन है या फिर डेंटिस्ट वगैरह, अगर किसी ने दांत दूध निकालना है तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कौन सी गैस कॉमनली यूज़ की जाती है एनेस्थीसिया के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो याद रखना एनेस्थीसिया के तौर पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O को दिया जाता है। और ये जो N2O होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम और क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। ये वाइडली यूज एनेस्थेटिक एजेंट होता है क्योंकि ये माइल्ड एनेस्थीसिया और रिलैक्सेशन कॉज करता है। इसको दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के साथ ही दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? या तो डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान या फिर जो माइनर सर्जरीज होती है उस दौरान इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्ट गैस abundantly फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। इनर्ट गैस क्या होती है? जब भी हम ग्रुप नंबर 18 के बारे में बात करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप नंबर 18 को हम इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैस इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनको ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, इसलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ग्रुप 18 के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? हेलो, नीना, अरे, करवाया, जेरोक्स, रेडी, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो इस निमोनिक से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो जब भी हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो इनर्ट गैस सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाई जाती है वो होती है आर्गन। ये जो आर्गन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा प्रेजेंट होती है आर्गन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मैचिंग वाला। यहाँ पे एक तरफ लिखे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, जब हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और यहाँ पे इस साइड इनका लिखा हुआ है मास। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास होता है 9.7 × 10⁻⁻31 kg। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो इनका है वो कितना होता है 1.00728 AMU। जब हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इनका जो मास होता है वो होता है 1.00867 AMU, यानी कि A है Q के साथ, तो AQ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और हमें D ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है, राइट। प्रोटॉन किसके साथ मिला हुआ है? R के साथ, तो यहाँ पे आ गया। न्यूट्रॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है? P के साथ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The atoms in which the number of protons is same but the number of neutrons is different। अब देखो, जब हम बात करते हैं ना एटम्स के बारे में, तो हमने क्या बोला कि जहाँ पे प्रोटॉन का नंबर होगा सेम लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है प्रोटियम, और ये जो प्रोटियम होता है ना इसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ड्यूटीरियम। और तीसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? तीसरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रीटियम, ठीक है। तो ये जो प्रोटियम है और ड्यूटीरियम है और ट्रीटियम है, तो इनका
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम आएगा, नंबर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन जब हम यहाँ पे मास के बारे में बात करते हैं ना, तो मास सबका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ड्यूटीरियम का मास कितना हो गया 2, और ट्रीटियम का मास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम D से भी डिनोट कर देते हैं और इसको हम T से भी डिनोट कर देते हैं। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, वो एटॉमिक नंबर डिनोट करता है, और जो ये ऊपर वाला नंबर होता है वो एटॉमिक मास डिनोट करता है। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और यहाँ पे भी किसके बराबर होगा, 1 के। प्रोटॉन भी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1। जब हम न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, अब देखो ये जो मास है, मास किसके बराबर होता है, किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटॉन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो कि यहाँ पे मास 1 हो जाए, 0 होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन 0 होंगे यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। प्रोटॉन कितने हैं, 1, यानी कि कितना प्लस करूँ, यहाँ पे 1 प्लस करूँ, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 1। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो 3 लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन है 1, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि प्रोटॉन जो है वो तो सेम है। प्रोटॉन क्यों सेम है, क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो वहाँ पे प्रोटॉन सेम होंगे। लेकिन जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो ऐसी जो स्पीशीज़ होती हैं उनको हम बोल देते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, इसका आइसोटोप्स का बिल्कुल उल्टा, कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक मास जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सेम, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के मास बिल्कुल सेम होंगे। जैसे अगर मैं कैल्शियम के बारे में बात करूँ, ठीक है, या फिर पोटेशियम के बारे में बात करूँ, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग होगा, लेकिन इनका जो मास होता है वो होता है 40। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अलग लेकिन मास नंबर क्या हो गया, सेम। आइसोमर्स का मतलब होता है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब हम उसको स्ट्रक्चरली बना रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट बिल्कुल वहाँ पे अलग हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोमर्स बोल देंगे। आइसोटोन्स का मतलब होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो बिल्कुल सेम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, यानी कि आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब ये चीज़ तो याद रख लो कि जब भी हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। ये जो रदरफोर्ड था, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या नाम था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इसने क्या किया था, एक लेड का बॉक्स था, उसके अंदर इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था ये क्या एमिट कर रहा था, वो एमिट कर रहा था अल्फा रेज। अल्फा रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज रेज। इसके सामने उसने एक गोल्ड की बहुत ही पतली सी शीट रख दी और यहाँ पे उसने लगा दी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस दौरान उसको पता लगा कि यहाँ पे कुछ बीच में बहुत ही छोटा सा मास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है, और उसी को उसने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। पहली स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास नंबर, कि अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास होता है वो सेम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइसोबार्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था कि जैसे हमारे पास आर्गन प्रेजेंट है, हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट है, हमारे पास पोटेशियम प्रेजेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब तुम इनका मास देखोगे ना, सबका मास कितना है, 40 40 40।
ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स के सेम मास नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर, कि जो एटम्स हैं एलिमेंट के उनके अलग अलग मास नंबर हो सकता है। ये तो वैसे भी होता है, नॉर्मली होता है कि अगर मान लो मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ उसका मास होगा 1, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ हीलियम के बारे में तो उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा 2। ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा है एटम्स ऑफ एक ही एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन के बारे में ही बात कर लो तो ये हाइड्रोजन है, ये 1 1 1, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ही है, इसका एटॉमिक नंबर 111 है, लेकिन इसका जो मास है वो अलग अलग हो सकता है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3। इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम ट्रिटियम बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के उसमें सेम नंबर के प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या डिनोट कर रहा होता है, एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा होता है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी कि इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। तो जब भी हम एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें चाहे जितने भी आइसोटोप्स हो वहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे वो हमेशा सेम ही रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ठीक स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के उसमें हमेशा सेम नंबर के न्यूट्रॉन्स रहेंगे। अब इसी का देख लो, सेम एलिमेंट है लेकिन क्या इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, नहीं होगा। यहाँ पे अगर प्रोटॉन 1 है तो देखो मास क्या है, 1 2 एंड 3, मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन तो हमने बोल दिया 1 1 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 + 0 1, ठीक है, 1 + 1 2 एंड 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन है 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि हमेशा जो भी एलिमेंट के एटम्स है उसमें सेम नंबर के न्यूट्रॉन्स होंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी ऑप्शन, ये वाली स्टेटमेंट। तो आई होप आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सी वीडियो चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी पेपर पास आ रहा है, होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, एंड ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।